वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो हम लोग लोअर पीसीएस के सेक्शनल टेस्ट 2 को देखेंगे। यह आपके आगामी एग्जाम के लिए काफी उपयोगी साबित होगा। तो आइए देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। यहाँ पे आपको सही कथन की पहचान करनी है। संसदीय शासन प्रणाली के संदर्भ में जो है यहाँ पे कथन दिया गया है, आपको बताना है कौन सा कथन सही है। विधायिका न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे आपको पहचानना सही कथन। तो जो सही कथन है वह ऑप्शन बी है, कार्यपालिका विधायिका के प्रति जो है उत्तरदायी होती है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। संसदीय शासन प्रणाली वह व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका विधायिका से उत्पन्न होती है और उसके प्रति जो है उत्तरदायी होती है। और इस प्रणाली में जो है कार्यपालिका और विधायिका के बीच जो है शक्तियों के का जो है पृथक्करण नहीं बल्कि जो है घनिष्ठ संबंध होता है। और सरकार का जो वास्तविक प्रमुख होता है वह प्रधानमंत्री होता है, जो मंत्रिपरिषद के साथ मिलकर जो है शासन संचालन करता है और लोकसभा के प्रति जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है ये आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की अनुसूचियों और उनके विषयों के संदर्भ में जो है कौन सा युग्म जो है गलत, वह आपको पहचानना है। तीसरी अनुसूची संघ व राज्यों के मंत्रियों, संसद व विधानमंडल के सदस्यों तथा सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप। चौथी अनुसूची राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में स्थानों सीटों का आवंटन। छठी अनुसूची देश के किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े उपबंध। सातवीं अनुसूची संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची के माध्यम से केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो युग्म गलत है जो पूछा जा रहा है वो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। छठी अनुसूची जो है यह पूर्वोत्तर के 4 राज्यों, आप राज्यों का नाम लिख लीजिए, जिनमें आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के आदिवासी क्षेत्रों को विशेष प्रशासनिक स्वायत्तता प्रदान करती है। और इसका मुख्य उद्देश्य इन क्षेत्रों की जनजातीय आबादी के अधिकारों, विशिष्ट संस्कृति और परंपरा स्वशासन की रक्षा करना है। और देश के अन्य राज्यों से राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा आदि में जो है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन जो है यह जो आता है वह 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। वह जो है 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। छठी अनुसूची में आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम आते हैं। इस प्रकार सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर आर्टिकल 32 के संदर्भ में आपको यहाँ पे जो है 3 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला जो स्टेटमेंट है, आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का रिट अधिकार क्षेत्र उच्च न्यायालय के अनुच्छेद 226 के तहत प्राप्त रिट अधिकार क्षेत्र से अधिक विस्तृत है। संसद को यह अधिकार है कि वह कानून बनाकर आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के अलावा किसी अन्य निचले न्यायालय को भी प्रदान कर सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल के उद्घोषणा के दौरान राष्ट्रपति आदेश जारी कर अनुच्छेद 32 के तहत न्यायालय जाने के अधिकार को जो है निलंबित कर सकते हैं। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहां पर जो है विकल्प दिया गया है केवल 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3, 1, 2, 3 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सही स्टेटमेंट दिया गया है यहाँ पर दूसरा और तीसरा जो है सही दिया गया है। इस प्रकार जो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उच्च न्यायालय का रिट जो क्षेत्राधिकार या सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में अधिक विस्तृत और व्यापक है। आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर जो रिट जारी कर सकता है, जबकि आर्टिकल 226 के तहत जो है उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य विधिक अधिकारों के उल्लंघन पर भी रिट जारी कर सकता है। इस प्रकार जो है पहला स्टेटमेंट गलत है, बाकी दूसरा और तीसरा आपका सही है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में यहाँ पर जो है गलत विकल्प का चयन करना है। सरकारी आयोग 1983 मुख्य रूप से केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों और शक्ति संतुलन के पुनरावलोकन और समीक्षा के लिए जो है स्थापित किया गया था। आयोग के अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजीत सिंह सरकारिया थे। आयोग के
आयोग का उद्देश्य भारतीय संविधान के दायरे में रहते हुए केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने के लिए सिफारिश देना। भारतीय संविधान के भाग 11 जो आर्टिकल 245, 263 तथा भाग 12 आर्टिकल 264 से 301 में जो है केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों का विस्तार से जो है वर्णन किया गया है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो गलत विकल्प का चयन करना, तो यहाँ पर कोई भी जो है स्टेटमेंट जो है गलत नहीं है, इसलिए जो है ई ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। सरकारिया को 1983 में गठन किया गया था। इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो न्यायमूर्ति रंजीत सिंह सरकारिया बनाए गए थे और इसमें जो है केंद्र राज्य संबंधों के बारे में बताया गया था। इस प्रकार जो है ई ऑप्शन इसका सही आंसर है। यहाँ पे एक तरफ जो है प्रधानमंत्री है, दूसरी तरफ निर्णय और संशोधन किनके कार्यकाल में क्या क्या चीजें हुई उसके संदर्भ में प्रश्न बनाया गया है। राजीव गांधी, विश्व प्रताप सिंह, बीपी नरसिम्हा राव, मोरारजी देसाई। मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करना, 77वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाना। राजीव गांधी के कार्यकाल में जो है 61वां संविधान संशोधन हुआ था। 61वां संविधान संशोधन जो है यह समय था वर्ष 1988 का, जो पारित किया गया था, जो लागू हुआ था 1989 में लागू हुआ था। इसके तहत आर्टिकल 326 में संशोधन करके जो है मतदान की जो आयु थी वह जो है 21 वर्ष से घटाकर जो है 18 वर्ष कर दी गई थी। 18 वर्ष कर दी गई थी। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है संशोधन परिषद से। और इसके अलावा विश्व प्रताप सिंह के जो कार्यकाल में जो है वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया था। आप जानते हैं कि 7 अगस्त को जो है 7 अगस्त 1990 को जो है बीपी मंडल की अध्यक्षता वाले द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों को लागू की गई थी और इसके तहत जो है सरकारी नौकरियों में 27% का जो आरक्षण ओबीसी को प्रदान किया गया था। अगला बीपी नरसिम्हा राव जी थे। इनके कार्यकाल में जो है 77वां संविधान संशोधन हुआ था। संविधान संशोधन जो 77वां हुआ था वह बीपी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में हुआ था और पारित हुआ था आपका वर्ष 1995 में। इसके माध्यम से जो है आर्टिकल 16(4)(a) जोड़ा गया था, जो राज्य को अनुसूचित जाति एससी और एसटी के सरकारी नौकरियों पदोन्नत में जो आरक्षण देने का प्रावधान का जिक्र किया गया है। इसी प्रकार से मोरारजी देसाई कार्यकाल में जो है वह 44वां संविधान संशोधन हुआ था। यह जो हुआ था 44वां संविधान संशोधन, यह आपका वर्ष 1978 में हुआ था। वर्ष था आपका 1978। बेहद इंपॉर्टेंट जो संशोधन हुआ था। इसके द्वारा संपत्ति के जो अधिकार है या मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर, जो पहले 1F में था और आर्टिकल 31 से हटाकर जो है अब संविधान के भाग 12 में 301 अंतर्गत जो है कर दिया गया है। कई बार परीक्षा में सीधे पूछता, तो यह जो आर्टिकल अब जो है 301 अंतर्गत जो है इसे ऐड कर दिया गया और यह जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया। इस प्रकार जो है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। A3, B1, C2 और D4 इस प्रकार से सुमेलित हो जाएंगे। परीक्षा में किसी प्रकार से प्रश्न आएंगे, आप देखेंगे यह प्रश्न आपके लिए काफी उपयोगी साबित होगा। बराबर आपका रिवीजन भी हो रहा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा की संरचना और उसकी सीटों के संदर्भ में जो है कौन सा विकल्प गलत है, आपको पहचान करनी है। हाल ही में 131वां संविधान संशोधन विधेयक के तहत जो सरकार ने लोकसभा की कुल सीटों को 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव रखा है। भारतीय निर्वाचन आयोग और परिसीमन आयोग के आंकड़ों के अनुसार लोकसभा की कुल 543 सीटों में से 131 सीटें लगभग 24.1% जो है आरक्षित हैं। वर्तमान में भारतीय लोकसभा में अनुसूचित जातियों एससी और अनुसूचित जनजातियों एसटी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या क्रमशः 84 और 47 है। लोकसभा में सीटों को बढ़ाने के लिए संविधान के आर्टिकल 81 और 82 में संशोधन करना पड़ता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना क्या है गलत विकल्प। तो यहाँ पर जो है कोई भी गलत स्टेटमेंट नहीं है। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन ई है यह आपका सही आंसर है। 131वां विधेयक के माध्यम से लोकसभा में जो सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर जो है 850 करने का जो है प्रस्ताव है, लेकिन विधेयक अभी जो है पास नहीं हुआ। इसके लिए 2/3 बहुमत से पास होना है। और इसके अलावा टोटल जो है 543 सीटों में से 131 सीटें लगभग 24.12% जो सीटें हैं ये आरक्षित हैं और इसमें जो है 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए, 47 सीटें जो है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं और बाकी सामान्य वर्ग के लिए जो है 412 सीटें हैं। और लोकसभा सीटों की संख्या और राज्यों के बीच उनके आवंटन परिवर्तन करने के लिए जो है संविधान के आर्टिकल 81 और 82 में संशोधन करना आवश्यक है। ये सभी चीजें इसके बारे में दी गई। तो ई ऑप्शन इसका सही आंसर है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम सभा की संरचना और सदस्यता के संदर्भ में जो है विचार करना है। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिया गया। ग्राम सभा एक ऐसा निकाय जिसमें पंचायत क्षेत्र के भीतर स्थित ग्राम और ग्रामों की
नामावली में जो है पंजीकृत सभी व्यक्ति शामिल होते हैं। ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए संविधान द्वारा न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है। किसी व्यक्ति का केवल उस गांव का अस्थायी निवासी होना ग्राम सभा सदस्यता के लिए पर्याप्त नहीं है। यहाँ पे आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है, 1 2 2 3, 1 2 3 या 1 3 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है सही पहचान करनी, तो इसमें जो पहला और तीसरा जो स्टेटमेंट वह सही है, दूसरा जो स्टेटमेंट है वह गलत है। पहला स्टेटमेंट जो आर्टिकल 343 आर्टिकल 243 बी के अंतर्गत जो है ग्राम सभा से तात्पर्य उस निकाय से जो ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र में के भीतर जो है समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नियमावली में पंजीकृत व्यक्ति से मिलकर बनता है। अतः इसमें ग्राम के सभी जो है पंजीकृत मतदाता जो है शामिल होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए कोई अलग से आयु निर्धारित नहीं, बल्कि जो है मतदाता होने की शर्त लागू आर्टिकल इसके लिए जो आर्टिकल 326 के तहत जो है मतदाता बनने की न्यूनतम आयु है वह है आपका 18 वर्ष, 21 वर्ष नहीं बल्कि 18 वर्ष आयु है। तीसरा स्टेटमेंट यह भी सही है। किसी व्यक्ति का केवल उस गांव का स्थायी निवासी होना जो है ग्राम सभा सदस्यता के लिए जो है पर्याप्त नहीं होता है। इसमें जो है मतदाता सूची में दर्ज होना आवश्यक होता है। तो इसका जो ऑप्शन सी है यह आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के प्रावधानों और अनुच्छेदों के संदर्भ में यहाँ पे जो है सही कौन सही सुमेलित वो आपको पहचानना है। राज्य के नाम में परिवर्तन आर्टिकल 4, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 29, अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख आर्टिकल 322, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना 365, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना कौन जो है सही सुमेलित है। तो इसमें जो सही सुमेलित है आर्टिकल जो ऑप्शन सी है, अखिल भारतीय सेवाओं का जो उल्लेख किया गया है आर्टिकल 322 में उल्लेख किया गया है। बाकी जो नहीं सुमेलित उनको भी समझ लीजिए। राज्य के नाम में जो परिवर्तन का उल्लेख किया गया है यह जो है आर्टिकल 3 में है। किसमें है? आर्टिकल 3 में है, आर्टिकल 4 में नहीं, आर्टिकल 3 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है आर्टिकल 25 से 28 है, 25 से जो है 28 तक है, और यह जो है भाग 3 में है। और किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना यह जो आर्टिकल 356 में है। किसमें है? 356 में है, और यह जो है संविधान के जो है भाग 17 में दिया गया है। इस प्रकार जो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। भारत के उच्चतम न्यायालय के उद्भव और विकास के संदर्भ में जो है यहाँ पर विचार करना 3 स्टेटमेंट दिया गया है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के प्रावधानों के तहत जो है 1774 में कलकत्ता फोर्ट विलियम में स्थापित प्रथम उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 जो है अन्य न्यायाधीश शामिल थे। भारत के वर्तमान उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने की तिथि पर जो किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 335 के तहत जो स्थापित भारत के संघीय न्यायालय के अंतिम मुख्य न्यायाधीश ही स्वतंत्र भारत के उच्चतम न्यायालय के प्रथम जो है मुख्य न्यायाधीश बने थे। यहाँ पे गलत स्टेटमेंट आपको पहचानना है। इसके लिए विकल्प दिया गया है 1 2 1 2 3, केवल 2, केवल 3 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो गलत है वो सिर्फ केवल ऑप्शन जो है जो दूसरा स्टेटमेंट यह गलत है, इसलिए जो है इसका जो ऑप्शन सी है यह आपका सही आंसर हो जाएगा। जो रेगुलेटिंग 1773 था उसी के तहत जो है 1774 में जो है कलकत्ता में भारत का जो है उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसमें जो मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे उनका नाम एलिजा एम्पे थे। क्या नाम है? एलिजा एम्पे। एलिजा एम्पे मुख्य न्यायाधीश थे, बाकी 3 जो है अन्य न्यायाधीश थे। और इसका जो क्षेत्र बंगाल, बिहार और उड़ीसा तक इसका क्षेत्र फैला हुआ था। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि उद्घाटन जो हुआ था वह 28 जनवरी को, तो 26 जनवरी 28 जनवरी वर्ष 1950 को इसका उद्घाटन हुआ था। और तीसरा स्टेटमेंट यह आपका सही है। 1935 तहत 1937 में जो है भारत का संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, और इसके जो है तत्कालीन और अंतिम मुख्य न्यायाधीश जो बनाए गए थे स्वतंत्रता के पश्चात ही आपके वह हरिलाल कानिया जी बनाए गए थे, और यह भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है, जिन्हें हम लोग एस सी कानिया जी कहते हैं। अगला प्रश्न है, घटनाक्रम अधिनियम दिया गया, वर्ष दिया गया, उसके संदर्भ में आपको सुमेलित करना है। जयप्रकाश नारायण का बिहार आंदोलन यानी जैल सिंह का राष्ट्रपति बनना, अटल बिहारी वाजपेयी का प्रथम बार प्रधानमंत्री बनना, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 1982, 2016, 1974, 1976, 1996। तो ये आपको मिलाना है। जयप्रकाश नारायण का बिहार जो आंदोलन हुआ था वह वर्ष 1974 को हुआ था, तो जो पहला होगा यह 1974 में होगा।
ज्ञानी जैल सिंह का राष्ट्रपति जो बने थे वह बने थे वर्ष 1982 में, यह समय था 1982 का। अटल बिहारी वाजपेयी का प्रथम बार प्रधानमंत्री जब बने थे वह बने थे 1996 में बने थे। और 101वां संविधान संशोधन जो हुआ था यह हुआ था वर्ष 2016 में हुआ था। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन ए है वह आपका सही आंसर है। और 101वां संविधान संशोधन आप लोग जानते हैं यह आपका जीएसटी संबंधित है, जीएसटी संबंधित है। और 1 जुलाई 2017 जो है पूरे देश में जो है जीएसटी लागू हुई थी। इस प्रकार ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आते हैं अगला प्रश्न दो। आगे बढ़ने से पहले आप बताना चाहता हूं यूपी ट्रिपल लोअर केस 2026 के लिए हमारा कंप्लीट बैच शुरू किया गया है। इसमें जो आपको कंप्लीट स्टेटमेंट दिया जाए, रिकॉर्डेड क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो दिए जाएंगे, टॉपिक वाइज आपको 3000 पेड क्विज कराई जाएंगी, 30 टेस्ट दिए जाएंगे। इसमें आपके 20 सेक्शनल होंगे और 10 आपके फुल एंड टेस्ट होंगे। इसकी फीस 400 रुपए है। यह बैच आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर आपको उपलब्ध होगा। जब किसी भी जानकारी के 9236693779 पे कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इस बैच से जुड़कर जो अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है किसी भी नागरिक को किसी विशेष धर्म, धार्मिक संप्रदाय के प्रचार प्रसार और रखरखाव के लिए कर देने के बजाय बाध्य किए जाने से संरक्षण प्रदान करता है। कौन सा आर्टिकल है? 25, 26, 27, 28 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह जो आर्टिकल है यह आपका आर्टिकल 27 है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 27 किसी भी नागरिक को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय के प्रचार प्रसार रखाव के लिए कर देने के लिए बाध्य किए जाने से संरक्षण प्रदान करता है। और यह अनुच्छेद राज्य को यह सुनिश्चित करने का अधिकार देता है कि सरकारी राजस्व का उपयोग किसी एक धर्म विशेष के संवर्धन पोषण के लिए नहीं किया जाए जिससे भारत के धर्म पीछे प्रकृति बनी रहे। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिया गया है। संविधान के आर्टिकल 79 के अनुसार भारतीय संसद का निर्माण केवल निर्वाचित सदस्यों लोकसभा राज्यसभा से मिलकर होता है। भारत का राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। इसके बिना संसद का गठन पूर्ण नहीं माना जाता है। संसद के दोनों सदनों द्वारा बहुमत से पारित कर दिए जाने के तुरंत बाद कोई भी विधेयक स्वतः ही अधिनियम बन जाता है। भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में किसी विधेयक को पूर्ण रूप से कानून का रूप धारण करने के लिए राष्ट्रपति को अंतिम स्वीकृति प्रदान करना अनिवार्य है। आपको बताना है कौन सा कथन सही है। 1, 3, 2, 4, 1, 3, 4 या 1, 2, 3, 4 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर जो है सही कथन है वो आपका दूसरा कथन और चौथा जो कथन ये आपका सही है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। आर्टिकल 79 में जो स्पष्ट रूप से लिखा गया संसद का जो गठन है ये राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों को मिलकर बनता है, तीनों मिलकर बनता है। और भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत कोई भी विधेयक संसद के दोनों सदनों लोकसभा राज्यसभा द्वारा पारित होने और राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के पश्चात ही जो है कानून बनता है। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी है ये आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। यहां पर भी 3 स्टेटमेंट दिया गया है। वर्तमान में भारत के केवल 6 राज्यों में द्विसदनात्मक विधायिका है। संविधान की 5वीं अनुसूची में प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश में राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या निर्धारित है। राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से 6 वर्ष के कार्यकाल के लिए किया जाता है। यहाँ पर आपको पहचानना है कौन सा कथन सही है। इसके लिए ऑप्शन दिया गया है 1, 2, 3, 1, 3 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है सही स्टेटमेंट वो आपका केवल 1 है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। वर्तमान में केवल 6 राज्य में जो है द्विसदनात्मक व्यवस्था है जहां पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। और यह राज्य बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसमें आपका उत्तर प्रदेश है, अपना पड़ोसी बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ये 6 राज्य जहां पर जो है द्विसदनात्मक व्यवस्था अर्थात यहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। और भारतीय संविधान जो 4थी अनुसूची है उसमें राज्यसभा जो राज्यों की परिषद कहा जाता है, राज्यों के साथ प्रदेशों की जो सीटों के आवंटन का जो प्रावधान किया गया है। और यह जो आवंटन मुख्य रूप से प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के आधार पर जो है किया जाता है। तो यह जो है केवल ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आते हैं अगला प्रश्न लो। और यहाँ पर एक और स्टेटमेंट जो गलत था उसके बारे में जान लीजिए। राज्यसभा सदस्यों जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष का होता है, लेकिन जो चुनाव होता है
वह प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। यह जो है राज्यसभा सदस्यों का जो चुनाव है, यह राज्य विधानसभाओं जिसमें विधायक लोग भाग लेते हैं, जो निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। यह चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमण के माध्यम से किया जाता है। इसमें जनता जो सीधे मतदान नहीं करती है। राज्यसभा संसद का एक अस्थायी सदन होता है जिसे कभी भंग नहीं किया सकता। इसमें जो 1/3 जो सदस्य होते हैं वो 2 वर्ष के अंतराल पर जो है रिटायर होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन ए है ये आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय के लिए 3 रूपों का उल्लेख किया गया, उसका सही संवैधानिक क्रम आपको बताना है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो सही जो क्रम है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, यह जो है क्रम है। और यह क्रम प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के रूप में जो है उल्लिखित है, जो नागरिकों को समानता और अवसर प्रदान करने के लिए जो है सामाजिक आर्थिक न्याय के महत्व को दर्शाता है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारतीय संविधान सभा की प्रमुख समितियों संदर्भ और अध्यक्षों संदर्भ में जो है कौन सा ही सम्मिलित नहीं है, यह आपको पहचानना है। राज्य समिति पीटी नेहरू, प्रारूप समिति अंबेडकर जी, प्रक्रिया समिति राजेंद्र प्रसाद जी, संघ शक्ति समिति वल्लभ पटेल जी, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पहचानना कौन सही सम्मिलित नहीं है, तो जो सही सम्मिलित नहीं वह जो है संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे वह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी नहीं थी, बल्कि जवाहरलाल नेहरू जी थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। बाकी सही सम्मिलित है। राज्य समिति नेहरू जी थे, प्रारूप समिति अंबेडकर जी, प्रक्रिया नियम समिति जो है इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वह राजेंद्र प्रसाद जी बनाए गए थे। आते हैं अगला प्रश्न लोग, इसका जो ऑप्शन डी है ये आपका सही आंसर है। यहाँ पे आप पहचानना कौन सही सम्मिलित नहीं है। एक तरफ भारतीय संविधान के प्रावधान और स्रोत किस देश से लिए गए उसके संदर्भ में प्रश्न है। मौलिक अधिकार यूएसए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान, समवर्ती सूची कनाडा, आपातकालीन प्रावधान जर्मनी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो सही सम्मिलित नहीं है वह समवर्ती सूची जो कनाडा से नहीं ली गई थी, यह जो है कनाडा से नहीं ली गई थी बल्कि ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। बाकी सभी सम्मिलित हैं। मौलिक अधिकार यूएसए से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, आपातकालीन उपबंध जो जर्मनी से लिया गया था, और मौलिक कर्तव्य जो है वह जो है रूस से नहीं लिया गया था। यह भी परीक्षा दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम के संबंधित प्रावधानों का जो उल्लेख किया गया है? भाग 11 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, भाग 10 यहाँ पे दिया भाग 11 के बारे में संघ और राज्यों के मध्य संबंध, भाग 13 में जो है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम से, भाग 14 जो संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन जो है सी इसका सही आंसर है। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य, समागम संबंधित जो उल्लेख किया गया है, ये जो है भाग जो है 13 में इसका उल्लेख किया गया है, यह जो है सुमिलित है। सी ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पे कौन सा विकल्प सही नहीं उसके संदर्भ में है। संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत जो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कै के पद का प्रावधान था, इनकी नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 165 के अंतर्गत राज्य के महाधिवक्ता का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है। भारतीय संविधान के राज्यों के लिए उच्च न्यायालयों की स्थापना शक्तियों के संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 214 से 231 तक वर्णित है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपको पहचानना कौन सही सम्मिलित नहीं है। तो इसमें जो है पहला विकल्प जो है सही सम्मिलित नहीं है। भारतीय संविधान के 148 तहत जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का प्रावधान है, इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है। राष्ट्रपति जो है इनकी नियुक्ति करता है। और कै का जो कार्यकाल 6 वर्ष होता है या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। बाकी जो है सभी विकल्प सही है, पहला विकल्प गलत था, जिसके बारे में बता दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित लोकसभा अध्यक्षों को उनके कार्यकाल के आधार पर सही कालानुक्रम के अनुसार जो है आपको व्यवस्थित करना है। नीलम संजीव रेड्डी, सरदार हुकुम सिंह, सोमनाथ चटर्जी, पी.ए. संगमा। इसमें जो है सबसे पहले सरदार हुकुम सिंह आते हैं, फिर जो है नीलम संजीव रेड्डी जी, फिर आपका पी.ए. संगमा, और अंत में जो है सोमनाथ चटर्जी जी आएंगे। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन सी है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। हुकुम सिंह का कार्यकाल 1962-67 था। संजीव रेड्डी जी का 1967 से 69 था।
पी.एस. संगमा 1996 से 98 और सोमनाथ चटर्जी 2004 से 2009 तक था। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के संदर्भ में जो है आपको विचार करना है। यहाँ पे 5 स्टेटमेंट दिया गया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष दोनों में से जो पहले हो तक होता है। इन्हें भारत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष दर्जा प्राप्त है और समान वेतन और भत्ते मिलते हैं। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त शिव कुमार सेन थे। वर्तमान में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त ये आपके राजीव कुमार जी हैं। तो इसमें जो है पहचानना कौन सा जो है कथन, कितने कथन जो है सही है आपको पहचानना, 2, 3, 4 या 5 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो है सही आंसर है वो ऑप्शन सी, केवल 4 जो कथन वो सही है, क्योंकि वर्तमान में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत के हैं वो ज्ञानेश कुमार है। कौन है? ज्ञानेश कुमार। इससे पहले थे राजीव कुमार, लेकिन वर्तमान में जो है ज्ञानेश कुमार। बाकी सभी सही हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो राष्ट्रपति करते हैं यह सही है। 6 वर्ष कार्यकाल होता है, 65 वर्ष जो भी पहले हो, और इनके जो है वेतन और भत्ते वह जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष होता है। और पहले जो चीफ इलेक्शन कमीशन थे वह मुख्य जो आपका सुकुमार सेन थे। सी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हाल ही में उच्चतम न्यायालय के 13 वर्षों से अधिक कोमा में रहे हारिस राणा को जो है पैसिव इच्छा मृत्यु प्रदान की गई है। यह निर्णय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार की व्याख्या पर आधारित है? तो यह जो आधारित है इसका जो उल्लेख आर्टिकल 21 में किया गया है। आर्टिकल 21 में जो है इसके उल्लेख किया गया है। पैसिव इच्छा मृत्यु, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की दी गई है। यह सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है। भारतीय संविधान के भाग 4 में उल्लिखित राज्य के नीति निषेध तत्वों डीपीएसपी के संदर्भ में जो है असत्य कथन की पहचान करनी है। नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा आयरलैंड संविधान से ली गई है। आर्टिकल 39 के तहत राज्य की नीतियों का मुख्य उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है। आर्टिकल 41 राज्य को ग्राम पंचायत को गठन और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में जो कार्य करने हेतु जो है शक्ति प्रदान करने का निर्देश देता है। आर्टिकल 42 राज्य को काम की न्याय संगत और मानवोचित परिस्थितियां सुनिश्चित करने तथा प्रसूति सहायता प्रदान करने के निर्देश देता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है असत्य कथन जो है ये ऑप्शन सी है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों गठन का निर्देश देता है और नीति निषेध तत्वों के अंतर्गत आने वाला यह अनुच्छेद कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों को व्यवस्थित करने, उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में जो है कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक शक्तियां और जो है अधिकार प्रदान करता है। और हमारे आर्टिकल में जो है 41 के तहत राज्य नीति निषेध सिद्धांतों के अंतर्गत जो है जो काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार की गारंटी देता है। तो इसका जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। आशा आप लोगों को पूरा रिवीजन हो रहा होगा पूरा टॉपिक का। आप लोग के कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, टोटल 25 प्रश्न कराया जाता है डेली। आप लोग उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। एक तरफ राज्य दिया गया, दूसरे लोकसभा सीटें दी गई हैं। छत्तीसगढ़, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, 42, 48, 11 और 7। यहाँ से प्रश्न, ऐसे प्रश्न जरूर आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। छत्तीसगढ़ में जो टोटल सीटें हैं ये 11 हैं। दिल्ली में जो लोकसभा सीटें हैं वह जो है 7 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल में जो लोकसभा सीटें वो 42 हैं और महाराष्ट्र में आपका जो है 48 सीटें हैं। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन ए है ये आपका सही आंसर है। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं, दिल्ली में 7 सीटें हैं, पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं और महाराष्ट्र में जो है 48 सीटें हैं। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के संदर्भ में जो है यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिया गया है। सारनाथ स्थित सम्राट अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति को जो है भारत के राज्य चिन्ह के रूप में जो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम को भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। संविधान सभा द्वारा जनगण मन के हिंदी संस्करण को भारत के राष्ट्रगान के रूप में जो है 24 जनवरी 1950 को मान्यता दी गई। शक संवत के पर आधारित जो है राष्ट्रीय पंचांग को आधिकारिक उद्देश्यों के ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ 22 मार्च 1957 को जो है अपनाया गया था। आपको बताना कितने कथन जो है सही है, कितने कथन जो है सही है। तो यहां पर जो है 3 जो कथन है जो आपके सही है। इसका जो ऑप्शन सी है ये आपका सही आंसर है। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम को जो 24 जनवरी 1950 को जो है अंगीकृत किया गया था, राष्ट्रीय गीत के रूप में जो अपनाया गया था। और उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घोषणा की थी कि वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान ही जो दर्जा और सम्मान प्राप्त होगा। आप लोग जानते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1870 के दशक में जो है आनंद मत जो उपन्यास उसकी रचना की थी 1882 में उन्होंने की थी। आनंद मत की
वहीं से लिया गया है। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आज का जो अंतिम प्रश्न उसको देख लेते हैं हम लोग। पंचायती राज व्यवस्था के संवैधानिक प्रावधान और विकास संदर्भ में जो है कौन सा कथन गलत है? भारत के संविधान के भाग 9 के अंतर्गत जो है आर्टिकल 243 से 243 ओ तक जो पंचायती राज संबंधित उपबंध दिए गए हैं। संविधान में भाग 9 को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम जोड़ा गया है। बलवंत राय मेहता समिति का गठन वर्ष 1967 में किया गया था। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए प्रत्येक स्तर पर कम से कम 1/3 33% सीटों का आरक्षण की व्यवस्था की गई है। उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर आप लोग ध्यान दे रहे होंगे तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो दिया गया जल्दबाजी में ध्यान देंगे तो ये 57 होना चाहिए। बलवंत राय मेहता समिति गठन जो 1957 में किया गया था। बस बाकी सभी जो है स्टेटमेंट आपको सही है। और जिन्होंने त्रिस्तरीय जो है पंचायती राज जिसमें ग्राम, खंड और जिला स्तर की सिफारिश की थी, तो सी ऑप्शन इसका सही। अब आप लोग बताइए टोटल 25 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।